हाय गाइस, वेलकम टू मीमांस एक्सीलेंट एकेडमी। जैसा कि हम लोग बराबर देखते आ रहे हैं वीडियो में, सबसे थ्योरी क्लास ही चल रही हैं और बहुत ही सुपर क्लासेस हैं। उसी टाइप से आज हम एनसीईआरटी क्लास, अभी तक जैसे ज्योग्राफी पढ़ी, अब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे आज, जो कि 11th क्लास की रहेगी। इसमें हम लेसन नंबर 2 एक फ्रीडम पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्रता पढ़ेंगे, और कैसे अपने देश में स्वतंत्रता आई इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत ही गहराई से और ध्यानपूर्वक सुनते हुए और देखते हुए पढ़ते चलेंगे। एक परिचय मिलेगा, हम लोग इंट्रो करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। जैसा कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाया और उस अपने आधिपत्य में भी ले गए। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। और यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए आप अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे हैं। इस रूप में कि स्वतंत्रता के लिए संघर्षों लोगों ने इस आकांक्षा को दिखाते हैं कि वे अपने जीवन और नियत का नियंत्रण स्वयं करें और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वर्ण समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी स्वतंत्रता या संस्कृति और या भविष्य की रक्षा हो। ये थोड़ी आपको जो क्लास है वो थ्योरी रहेगी। आप लोगों का हो सकता है मन ना लगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एक एक पॉइंट को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को हम लोग प्रदर्शित करेंगे, बाकी छोड़ते हुए चलेंगे। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन या कुछ नियम कानून की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम आगे देखें कि इस अध्याय के अध्ययन के बाद हम लोग और भी समझेंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को भी समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर भी देखेंगे और यह भी समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का मतलब क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करते हैं कि 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना होगा, नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है वो शीर्षक लॉग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, जो पुस्तक के लेखक हैं वो है नेल्सन मंडेला। ये प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये किसने लिखा है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। और इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन खिलाफ अपने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। हमें आगे देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, किनका सबसे बड़ा साथ रहा। देखते हैं कि मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। यानी ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला जो है वो एक ही लोगों के लिए, वो दोनों लोगों के लिए ही कार्य कर रहे थे। और इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला अपने जीवन की 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए हम होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल। मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे। मंडेला का कौन सा खेल था? बॉक्सिंग पसंद था।
और वो खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों को त्याग कर देना क्या मतलब होता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता आगे देखते हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद करना रहना चुना और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल में कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी कीमत चुकाई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं कि आंग सान सू के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे। यानी जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जुड़ा और मामला देखते हैं कि आंग सान सू के लिए गांधी जी की अहिंसा के विचार के प्रेरणा स्रोत रहे और आज से सू को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया। जो सू था उसको नजरबंद करके उनके घर पर रखा गया। सू की अपने बच्चों से अलग है, यानी जो सू थी वो बच्चों से बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सू को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को, यानी जो आंग सान सू हैं वो ये हमें देखने को मिल रही हैं और ये जो है अपनी आज़ादी को, अपने देश में लोगों को आज़ादी से जोड़ कर देखती हैं। कि उनकी पुस्तक का शीर्षक था फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम फायर, यानी भय से मुक्ति। वह कहती हैं मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। यानी जो उन्होंने जो शीर्षक डाला था अपनी पुस्तक में भय से मुक्ति, यानी फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो ये किसकी पुस्तक थी? सू की। इनका पूरा नाम है आंग सान सू की। वह कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गर्मापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने नियतार्थ समझने की मांग करते हैं। सू का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इस प्रकार जो सू है वो आंग सान सू के अनुसार गर्मापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है। इस प्रकार से इनके विचार थे किसके? आंग सान सू। आगे हम देखते हैं आंग सान सू के बारे में। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हमें स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। यानी जो आंग सान सू की पुस्तक और नेल्सन मंडेला। इस प्रकार से जो आंग सान सू की पुस्तक का जो नाम था कि भय से मुक्ति, यानी फ्रीडम फ्रॉम फायर, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और जैसे कि हमारे जो नेल्सन मंडेला थे उनकी एक स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, इस प्रकार से ये दो पुस्तक थे। अब हम देखते हैं आगे स्वतंत्रता क्या है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके या स्वायत्त तरीका से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता जो है, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा ये है कि है। स्वराज का अर्थ होता है स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग और सामाजिक सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन यानी बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनका एक नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसका नारा है? ये तिलक का। ये भी प्रश्न पूछा जाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। किसका? तिलक का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे देखते हैं, स्वराज का आशय अपने ऊपर अपने राज भी है। स्वराज की यह समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई। यानी जो हिंद स्वराज है वो किसका है? गांधी जी का। और हिंद स्वराज के शब्दों में, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज होता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी मुक्तियों से, संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य की उसी मनुष्यता से वंचित करती है। आगे देखते हैं कि गांधी जी का मानना है कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना ना होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि 1909 में गांधी की हिंद स्वराज लिखते समय थी। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंधित नियोजित और कौन से नहीं। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबंधों के स्रोतों के बारे में। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे देखेंगे। हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र के विचार। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। और यह आदर्श स्वतंत्रता का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसे सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की ही हो, स्त्रियों और पुरुषों को हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों को हो। यानी इस प्रकार से, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। 19 अक्टूबर 1929 में लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया यह अध्यक्षीय भाषण था। आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हानि सिद्धांत क्या है। हानि सिद्धांत इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा कि जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत, यानी ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे हम लोग देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल अपने निबंध ऑन लिबर्टी, यानी उनका जॉन स्टुअर्ट जो मिल थे उनका एक निबंध था लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया और राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में ऐसे हान सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन को समझते हैं कि सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य जो है आत्मरक्षा, इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। इस प्रकार से ये हान का सिद्धांत हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, चिंतन मंथन की बात करते हैं। प्रधानों में प्रतिबंध का मुद्दा। यदि अपने प्रधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो दिए गए नीचे स्थितियों को किस तरह से हम लोग देखेंगे और उन्हें खास प्रधान के प्रतिबंध में लगाया गया है। देखते हैं कि माओ के शासनकाल में, यानी जब माओ के का शासनकाल चल रहा था तब चीन में सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि यह समानता की भी अभिव्यक्ति है। एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया और क्योंकि उसमें एक पहनावा उस पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया था। नेक्स्ट आता है क्रिकेट के टेस्ट मैचों में यह जरूरी कि हर खिलाड़ी सफेद कपड़े पहने। छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता था। तो यह जो है एक स्वतंत्रता और माओवादी के विचाराधीन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही महत्व और भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी उसने 4 कारण पेश किए हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए, जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। एक कुछ वर्ष पहले की स्टोरी है, समझते हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता जो थे दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक ऐसे द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया था। इसी तरह से ऑब्रे मेनन की रामायण रिडोल्ट एक फिल्म थी, ऑब्रे मेनन की जो थी रामायण रिडोल्ट, और सलमान रुश्दी की द सेटानिस वर्सेस समाज के कुछ ही हिस्सों के विरोध में के बाद जो है प्रतिबंधित कर दी गई। द लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथूराम बोलते नामक का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिए गए। इस तरह से प्रतिबंधित आसान भी अल्पकालीन समाधान है क्योंकि यह तत्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। तो इस प्रकार से हमने इस जो स्वतंत्रता लेसन था इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने पढ़ा और समझा और उसके आशय को समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, समानता। समानता के बारे में जैसे कि हम लोग इससे पहले स्वतंत्रता में भी पढ़ चुके हैं, तो समानता क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं। लेसन नंबर 3 जो है यह अध्याय जो है समानता की अवधारणा में बताएगा और इस पर एक प्रकाशित रोशनी डालते हुए कहते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्या क्यों सोचना चाहिए, क्या समानता का मतलब हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है या हम समानता और कैसे बढ़ सकते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। हाँ,
हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। ये पूरी थ्योरी है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग लेके चलेंगे और उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समानता लेसन को। तो समानता महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक विचार कर लेते हैं कि समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना को प्रत्येक रूप से मनुष्य के समान महत्व को घोषणा करता है। इस प्रकार से हमने समझा कि समानता क्या है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उन्हें हम लोग देखेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक फ्रांसीसी क्रांति में भू संपत्ति अभिजन मार्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था और समानता की मांग थी। और 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका की उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठी हुई थी। आगे देखते हैं जैसे कि महिलाएं या दलित आज समानता व्यापक रूप से व्यक्तिगत आदर्श हैं, जैसे उन अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक सामूहिक आमदनी से अधिक है। यानी इस प्रकार से ये प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार से हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उन्हीं को हम लोग केवल समझेंगे, बाकी को हम लोग स्टॉप करेंगे। अब देखते हैं कि हालांकि लोगों के बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों को पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता है। अब हम बात करते हैं अवसरों की समानता। इसमें भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता, जैसे कि हम उसमें पढ़ चुके हैं, वो भी इसी से है। इस प्रकार से आगे हम लोग समानता में क्या देखेंगे कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक होते हैं और घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ। तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो सकते हो। यानी इस प्रकार से ये बात हुई। आगे देखते हैं कि समानता के 3 आयामों के बारे में। तुमने इस सवाल पर विचार किया है कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। राजनीतिक समानता क्या है, इस भी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझते होंगे। इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से बना हो। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मार्क्सवाद और उदारवाद। हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। मार्क्सवाद 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्सवाद ने दलील दी कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उनके राजनीतिक ताकत भी देता है। इस प्रकार से ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे नारीवाद। नारीवाद क्या होता है? नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत होता है, जिसमें नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता प्रतिसत्ता का परिणाम है। जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित
इसे भी यूं भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि औपचारिक समानता की स्थापना क्या है, उसमें क्या करते हैं लोग। आगे हम लोग लग रहा है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसमें जो मेन मेन इम्पोर्टेंट था स्वतंत्रता में और समानता में वो हमने पढ़ा आज। कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।